इंडिया न्यूज 81 निकल पड़ा है चुनावी यात्रा पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 81 और हम आज आ पहुंचे हैं अपनी चुनावी यात्रा के अगले सफर पर, यानी बाराबंकी पर। बाराबंकी की सीट वैसे तो लोकसभा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के पीएल पुनिया, जो कि कद्दावर नेता रह चुके हैं, वर्तमान में भी हैं, उनके पुत्र तनुज पुनिया चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं बीजेपी ने वर्तमान सांसद प्रियंका रावत का टिकट काट करके उपेंद्र रावत को टिकट दिया है, जो कि सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन इस वक्त हम चुनाव यात्रा के अपने सफ़र पर हैं और पहुंच चुके हैं हैदरगढ़। हैदरगढ़ की सीट भी काफ़ी चर्चा में रहती है, क्योंकि ये वही सीट है जहां से भाजपा के गृह मंत्री यानी देश के वर्तमान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विधायक बन करके यूपी की सत्ता हासिल की। इस समय विधायक बैजनाथ रावत के घर पर आप देख रहे हैं, ये रोड लगा हुआ है विधायक बैजनाथ रावत का। इनकी विशेषता बताया जा रहा है कि विधायक जी बहुत ही सादगी के साथ रहते हैं। ये आज भी खेतों पर काम करते हैं और आज भी वो गेहूं काटते हैं, भैंसों को चारा देते हैं और इनका घर आज भी वैसा का वैसा ही है। और अभी पता भी नहीं है कि हम विधायक जी का इंटरव्यू करने के लिए आए हुए हैं और हम चल रहे हैं उनके सफ़र पर। देखते हैं विधायक जी क्या कर रहे हैं, क्या वो आज भी हमें यहाँ मिल पाते हैं। अगर नहीं मिल पाते हैं तो भी हम कुछ लोगों से वहाँ बात करेंगे और विधायक जी के घर परिवार से पूछेंगे क्या विधायक जी हमेशा ऐसे रहते हैं या फिर सिर्फ एक दिखावा मात्र है। इसी जानकारी को कवर करने के लिए हम लोग इस चुनावी यात्रा के इस मंच पर यहाँ ठहरे हैं, क्योंकि ये उत्सुकता हमें यहाँ पर खींच कर ले आई है कि विधायक बैजनाथ रावत, जो कि भारतीय राजनीति में इकलौते ऐसे विधायक है जो आज भी इनका घर जिस पे प्लास्टर नहीं है और आज भी इनके घर के नीचे कच्ची फर्श बनी हुई है, और जबकि ये भी है कि ये एक बार के सांसद रह चुके हैं और एक बार उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह की सरकार थी तो ऊर्जा मंत्री भी रह चुके थे। तो देखते हैं विधायक जी कहाँ पर हैं, उस वक्त क्या। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं हम खेतों पर चल रहे हैं और सामने भी देखा आपने कि विधायक बैजनाथ रावत जी का निवास स्थान था और उत्सुकतावश हमें यहाँ पे ये खींच लाई कि ये एक विधायक का निवास है और एकदम सादगी के साथ कि बगल में गोबर के ढेर लगे हुए हैं, खेत हैं। और यहाँ पे देखा है तो एक ये देखो शायद विधायक जी दिख रहे हैं हमें, ये गाय का बछड़ा लेकर के जाते हुए, और इनके शायद अभी भी एक लुंगी और बनियान पहन के टहल रहे हैं विधायक जी। और लेकिन हाँ, गले पर साफा जरूर भगवा धारण कर लिया है। लगता है यही है विधायक बैजनाथ रावत जी, जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा था। कभी इनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन तस्वीरों में देखने के अनुसार मुझे यही लग रहा है कि यही विधायक जी हैं। आइए चलते हैं विधायक जी से कुछ बात करते हैं। विधायक जी, क्या आप ही हैं बैजनाथ जी? हाँ, बैजनाथ रावत है। आप ही हैं? जी जी हाँ। मैं तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप ही बैजनाथ रावत जी हैं। अरे भाई, हम हैं बैजनाथ रावत है। अरे चुनाव का समय चल रहा है और आप भी अपने जानवरों में व्यस्त हैं। नहीं, चुनाव क्या, अभी हम एक बार लोगों को डिक्टेट कर दिया है, लोगों को अपने लगा दिया है और ये भी हमारा काम है भाई, हमको ये भी करना पड़ता है। समय निकाल के 1 घंटा लगाते हैं। अच्छा, तो आपके परिवार में कोई और नहीं है ऐसा काम करने के लिए? नहीं है, सभी लोग, ये इतने जानवर हैं, इतनी खेती हम सामूहिक करते हैं, लेकिन कुछ काम हम अपने आप कर लेते हैं। अच्छा, देख रहे हैं कुछ काम। आप विधायक हैं, आपको चुनाव का माहौल है और इस समय जो देश की राजनीति है उसमें छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को समय नहीं है। आपके पास इतना समय कैसे है कि मतलब आप ये सुबह के 8-9 बज रहे हैं अभी और आप ये सारे काम कर रहे हैं? हम एक बार जाके जनसंपर्क किया, सुबह लोग मिल जाते हैं, किसान है सारे लोग, ये निकल जाते हैं खेती बाड़ी में, तो हम सुबह निकल जाते हैं इनके पास और हमने जो लोगों को संपर्क किया थोड़ा, उसके बाद आए तो हमने अब नहा, अभी निपटाने के बाद जो काम बचा है हमारा निपटाने के बाद अब नहा खा के दोबारा फिर निकलेंगे। अब रात 11-12 बजे आएंगे हम। तो दिनचर्या हम रहे थे कि विधायक जी का कहना है कि ये एक बार जनसंपर्क करके आ चुके हैं। सुबह सुबह गाँव के लोगों को खेती का काम होता है, जिसकी वजह से लोग सुबह दोपहर को नहीं मिल पाते हैं या तो सुबह जल्दी ही गांव में मिलते हैं, जिससे कि उनका कृषि कार्य बाधित भी ना हो और लोगों से जनसंपर्क भी हो जाए। तो उसी को लेकर विधायक जी सुबह जनसंपर्क पे गए थे और अभी अब खुद का काम निपटाने के बाद फिर से जनसंपर्क के निकलेंगे। तो देखिए कैसे विधायक जी अभी अपना गोबर उठा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा ये देख करके पूरी तरीके से कि एक विधायक और जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, और एक बार के सांसद भी रह चुके हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि एक विधायक जो है वो गोबर उठाते हैं। देखिए कैसे गोबर उठाते हैं। विधायक जी, आपको इसमें से शर्म नहीं आती बिल्कुल भी कि लोग आपको विधायक कहते हैं और आप गोबर उठा रहे हैं?
अरे भैया हम बचपन से ही करते चले हैं। हम हमारा परिवार पूरा मजदूर परिवार है और हम तो मजदूरी भी करके देखा है। सारी खेती अपने हाथ से करते थे और खेती भी मेरे पास नहीं है, तो मजदूर किसान हैं, तो ये सब काम कर चुके हैं। ये हमारी पूंजी है, ये तो परमानेंट है। अच्छा, लेकिन राजनीति में आने के बाद लोगों की पूंजी खेती की वजह से खेती जो होती है उसको त्याग देते हैं, उनके करने वाले लोग बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन आप विधायक होने के बाद आपका घर भी देखो एकदम बिना प्लास्टर का है, ये सब कैसे मैनेज करते हैं? ये स्टेटस जो होता है एक व्यक्ति का, राजनीतिक स्टेटस जो होता है वो कैसे मैनेज करते हैं? राजनीति केवल जनसेवा के लिए मैं करता हूँ। हम पैसा कमाने के लिए राजनीति करता, पैसा कमाना तो कमा लेते हैं हम। वो हम जनसेवा भाव से, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, उन्होंने भी कहा अपना कुछ नहीं है, राजनीति से कमाने नहीं आए, सेवा भाव से आए। उन्होंने कहा हम चौकीदार हैं, तो पहले तो अपने घर की चौकीदारी कर लें। तो हम ईमानदार तभी रह सकते हैं कि जब हम सारे काम अपने हाथ से करेंगे। ज़्यादातर अगर फिर मजदूर नौकर कर्मचारी रखेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा लेंगे, आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो हम बेईमान हो जाएंगे। तो हम एक अपने सीमित दायरे में रहते हैं, जितनी लंबी चादर उतना पैर लंबाते हैं हम। तो ये हमारा स्टेटस, हम इतने में बहुत खुश हैं। हमको गरीबी पसंद है, जनता के बीच में हमारी छवि अच्छी है, पार्टी की रीति नीति का हम पूरा पालन करते हैं। हाँ, किसी तरह का कोई हम भ्रष्टाचार मुक्त। आपका कहना है मतलब जो लोग गोबर उठाते हैं वही गरीब होते हैं? गरीबी का मतलब, गरीबी से आशय क्या है आपका? नहीं, गरीबी का आशय मतलब है कि अगर आपने जब भी कहा ना कि बड़े बड़े लोग एमएलए हो जाते तो ये हो जाता है, तो पारिवारिक अमीर लोग हैं, उनका स्टेटस वो बना है। हम मजदूर परिवार से आए तो हमारा स्टेटस इतना है, हम चाहे जितना बढ़ें, गरीब से चलेंगे तो कब तक हम अमीर बनेंगे, और अमीर बनने का कोई शौक नहीं है। हाँ, राजनीति केवल हम सेवा के लिए काम करते हैं और बाकी हम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, सुख दुख में उसके रहते हैं, हर गरीब के साथ खड़े होने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विधायक जी गोबर उठा रहे हैं और उनका सीधा सीधा ये कहना है, गोबर उठा रहे हैं, उनका सीधा सीधा कहना है ये कि वो गरीब नहीं है, लेकिन उनका ये शौक है और वो हमेशा जैसा वो बचपन में थे वैसे आज भी हैं। उनका जन सेवा ही उनकी राजनीति का एकमात्र लक्ष्य है। जनता के सुख दुख में ही उनका एक पूरा का पूरा जीवन यापन हो रहा है। और वो बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि इसमें राजनीति में लोग आते हैं, एक आम कार्यकर्ता की अगर हम बात करें तो वो भी बिना एक्सयूवी के बगैर, बिना भौकाल टाइट किए पार्टी में उसकी भी एंट्री नहीं होती है, समझ रहे हैं आप? लेकिन आप एमपी रह चुके, एमएलए रह चुके, आपकी राजनीतिक करियर शुरू कैसे हो गया? सबसे बड़ा आश्चर्य का प्रश्न तो यही है। मैं मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करता हूँ। अध्यापक था मैं प्राइमरी स्कूल में, एमए एलएलबी करने के बाद। तो हमारे आदर्श गुरु डॉक्टर अवधेश प्रकाश शर्मा जो आज दुनिया में नहीं है, वो हमारे आदर्श रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी, इन सब के आदर्शों को हम ठीक से जानते हैं। तो अध्यापक थे। 1980 में हमने पहला चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी जब 6 अप्रैल 1980 बनी थी तो हमने सिंबल उतारा था और हम लड़े थे त्याग पत्र देने के बाद। तो हम जो संघ के जो संस्कार हैं हम उनको लेके आगे बढ़े, चुनाव लड़ते रहे। 1991 में हम पहली बार विधायक बने, उसी 92 हम मंत्री बने। साफ सुथरी छवि और ईमानदारी को पालन करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। कई संघ के संस्कारों को हमने विचलित होने नहीं दिया और जो संसाधन मिलते चले, जनता में लोकप्रियता बढ़ती गई, हमको वोट देती, हम चुनाव जीत जाते हैं। हमारा पैसा चुनाव में लगता नहीं है, स्वयं चुनाव हमारा पब्लिक लड़ती है। अच्छा, आपका चुनाव कहने मतलब आपका चुनाव जनता लड़ती है। हाँ, जनता लड़ती है। तो आप जनता के नहीं, आप जनता के बीच में इतने लोकप्रिय हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन फिर भी इस बार इतने भारी मतों से जीतने के बाद, हैदरगढ़ विधानसभा से जीतने के बाद, जहां से राजनाथ सिंह जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने, तो वहां से चुनाव जीतने के बाद हैदरगढ़ से कोई मंत्री पद आपको ऑफर नहीं किया गया, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये पार्टी का अपना अधिकार है। हम कार्यकर्ता हैं, हमको जहां खड़ा कर दे हम खड़ा हो जाएंगे, मंत्री बना दें। लेकिन ये हमारा अधिकार नहीं कि विधायक हैं, भारी बहुमत से जीते तो मंत्री बनना हमारा अधिकार है। हमने आपसे कहा हम सेवा भाव से हैं, पार्टी जहां लगाएगी मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। हमको टिकट ना दे तो भी पार्टी कार्यकर्ता बन के रहूँगा। कार्यकर्ता पद हमारा कोई छीन नहीं सकता। और बाकी हम संघ के स्वयं सेवक हैं। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ज़मीन में हम रहेंगे तो लोकप्रियता बढ़ती रहेगी, जनता तभी आदर देगी जब हम जनता की सेवा करेंगे। लेकिन विधायक जी, जो आप घर दिखा रहे हैं, जो हमें घर दिख रहा है, जहाँ आज भी एक टूटी फूटी पल्ली पड़ी हुई है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, सामने चारा मशीन है, कुछ लोग एक प्लास्टिक की चेयर में बैठे हुए हैं, मतलब ये जो घर है यही हकीकत है
या फिर इसके पीछे भी कोई आपका बड़ा काला साम्राज्य जैसे लोगों के निकलते हैं कि सामने दिखता कुछ और है और होता कुछ और है? क्या वैसा कुछ तो नहीं है कहीं, मतलब कि जैसे लोगों का होता है कि लोग सामने तो कुछ और दिखते हैं लेकिन उनके पीछे का साम्राज्य जैसा बहुत बड़ा होता है? क्योंकि ये बात जब कोई सुनेगा समझेगा तो ये बात किसी के दिमाग यानी गले से उतरेगी नहीं कि एक विधायक, एक सांसद, पूर्व ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मंत्री और उसका घर झोपड़ी गोबर फेंकते हुए यानी तबेले में काम कर रहा है। कौन मानेगा आप बताइए? एक अगर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति, उसके घर भी आप जाएंगे तो भी उसका स्टेटस मेंटेन होता है। आप तो पूरा एक उत्तर प्रदेश जैसा सूबा देख रहे हैं। हमारा मकान ना कहीं दिल्ली में है, ना लखनऊ में है, ना बाराबंकी कस्बे में है, ना हैदर टाउन में है। हमारा मात्र एक मकान, यही एक मकान है। हम यहीं पर पैदा हुए, हम यहीं पढ़े लिखे, यहीं से हमारा सारा सब काम चलता है। कहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं हुआ कि कहीं हम शहर में जाके प्लाट खरीद पाएँ या मकान खरीद पाएँ। सरकार हमको चुन देती है, सरकारी मकान हमको मिल जाता है, हम रह लेते हैं, पद से हट जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। यही हमारी ज़मीनी हकीकत है। और हम चाहते भी हैं कि समाज में इसी तरह से लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, स्वयं ईमानदार हों और ईमानदारी से काम करें और जनता की सेवा करें। यह हमारा राजनीतिक धर्म होना चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं विधायक बैजनाथ रावत जी को कि इनका राजनीतिक धर्म बता रहे हैं कि जनता की सेवा करना ही हर एक नेता का दायित्व होना चाहिए, ना कि जनता के पैसों पर ऐश करना उनका दायित्व होना चाहिए। और भी कुछ चुनाव को लेकर भी हम उनसे काफ़ी कुछ चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले विधायक जी अपना कार्य पूरा कर ले। देखिए हमारे साथ एक लोग हैं, शायद विधायक जी से मिलने ही आए हैं। आइए जानते हैं क्या नाम है इनका। क्या नाम है भाई साहब? राजकुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आप विधायक जी के बारे में क्या जानते हैं? क्या विधायक जी वाकई इनका जीवन ऐसी सादगी से है कि ये सिर्फ दिखावा है? ये वास्तविकता है। हम इनको विद्यार्थी जीवन से जानते हैं। हम ये साथ में पढ़ते थे, बाद में छात्र अध्यापक भी रहे, हम लोग दोनों अध्यापक भी साथ रहे। एक बार की आपकी घटना बताओ, हम लोग कक्षा 9 के विद्यार्थी थे, साइकिल से चले आ रहे थे तो देखा ये एक आदमी रो रहा है, उसके पास खड़े हो गए। तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, इसकी जेब कट गई है और इसको पैसा देना है। तो इन्होंने अपनी जेब से पैसा निकाला, शायद वो सुल्तानपुर जा रहा था और पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। तो फिर हमसे कहा आप भी दीजिए। तो हमने कहा यार ये हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, हमने भी दिया। तब जाकर उसका किराया पूरा हुआ, तब ये गए। ये हमारे यहाँ बहुत ही कर्मठ ईमानदार विधायक जी हैं और शायद इनके उतना ईमानदार और गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ। हमने देखा है कि यहाँ जो औरतें बूढ़ी उढ़ी आती हैं और उनको चल नहीं पाती तो अपनी मोटरसाइकिल सड़क तक भेजते हैं। अगर सड़क पर वाहन का भी किराया दे देते, पूछते हैं तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम जाओगी कैसे, इतनी दूर क्यों आई थी, फ़ोन कर लिया होता। और हमारे जनपद के गांधी हैं और यदि इन्हें टिकट मिला होता तो 100% जीतते। लेकिन ये बहुत ही तत्परता से जुटे हुए हैं। आज और रणनीति बना रहे थे कहाँ कहाँ हमारा कार्यालय नहीं। अच्छा, जैसे कि नहीं, एक चीज़ ये बताइए कि आप यहाँ रोज आते हैं विधायक जी से मिलने? जब मुझे अवकाश मिलता है तो पुराने मित्र हैं, विद्यार्थी जीवन कक्षा 6 से लेकर हम लोगों ने इंटरमीडिएट BA BTC सब साथे की है। साइकिलें से यात्रा करते थे, 4 बजे रात को हमें यात्रा शुरू कर देते थे, 9:30 बजे हाजिरी देते थे। ये हमारा सहयोग रहा कि आज आप हम मिलने आ गए। हाँ जी हाँ, हम अब बड़ा स्नेह देते हैं, बिरादरीवाद नहीं है इनके अंदर। मैं पंडित हूँ लेकिन हमारा सम्मान बहुत करते हैं, किसी भी बिरादरीवाद इनके साथ। जैसा कि ये त्रिपाठी जी हैं, ये त्रिपाठी जी थे हमारे साथ में, और त्रिपाठी जी थे साथ में, ये बता रहे थे कि ये विधायक जी इनके साथ ही पढ़ते थे और बचपन से ही इनमें जन सेवा की भावना बचपन से ही थी। जब ये स्कूल जाते थे तब भी ये लोगों की सेवा ही करते थे। और विधायक जी अभी बरसीम काट रहे हैं, हम विधायक जी से उनके कार्य में हस्तक्षेप न करते हुए इसी वक्त इनसे चुनावी की चर्चा करते हैं कि क्या चुनावी माहौल चल रहा है। विधायक जी ये बताइए, ये चुनाव का माहौल इस समय है, बाराबंकी में जो सिटिंग MP हैं अपने प्रियंका रावत जी हैं, उनका टिकट बीजेपी ने क्यों काट दिया? इसके पीछे क्या रणनीति थी? ये पार्टी ने सर्वे कराया है और सबकी राय ली है, तो सर्वे और राय के आधार पर कोई कमी मिली होगी तब उनका टिकट काटा। दूसरी बात, काटा शब्द हम नहीं कहते भाई, हम सब लोग एक कार्यकर्ता हैं। किस कार्यकर्ता को आगे बढ़ा दे तुम ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी का परिवर्तन है, टिकट वोट काटा वाटा नहीं है। लेकिन अगर जिम्मेदारी का परिवर्तन है तो अभी जैतपुर में प्रियंका रावत जी ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी जिस पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने रोया, भावुक हुई कि उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और मतलब कि एक तरह से पार्टी के प्रति उन्होंने बगावत सी की। और पहले वो चौकीदार थी,
अब चौकीदार प्रियंका रावत ना हो कैसे प्रियंका रावत हो गई, तो इसके पीछे उनकी नाराजगी देखी जा रही ना। आप जो कह रहे हैं और जो प्रियंका रावत दिखा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, जो हम कह रहे हैं सही वही बात है। भारतीय जनता पार्टी है, संगठन की है, व्यक्ति की नहीं है। एक बार उन्हें अवसर दिया गया, कार्यकाल देखा गया, अच्छा रहा, हम नहीं मानते कि खराब रहा होगा, लेकिन दूसरे कार्यकर्ताओं को अवसर दे दिया गया, तो नाराजगी के शब्द कहाँ से आई। मैं खेत खलिहान से गया था, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया हमको। अगर हमको टिकट नहीं देती है तो हम इस तरह की पार्टी के खिलाफ बयान देंगे? पार्टी किसी की धरोहर है? नहीं, लेकिन आजकल लोग तो कह रहे हैं ना बीजेपी तो धरोहर बन गई है, मोदी शाह की धरोहर है बीजेपी, अटल आडवाणी, सुषमा, अब तो सुमित्रा महाजन का नाम भी आ गया, मुरली मनोहर जोशी का नाम भी आगे आ गया। आप तो उस जमाने के थे ना जब अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी और सुमित्रा जी, नहीं 1980 में जब पार्टी बनी तब से आप पार्टी के साथ में हैं। आप तो उन नेताओं के करीबी रह चुके हैं, तो उन नेताओं को किनारे कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, ये तो फैसला पार्टी के संगठन का, तो हम कोई टिप्पणी नहीं करते कि किसको अलग या किसको नहीं। लेकिन आपने अभी कहा कि मोदी और शाह की जो धरोहर कही गई, ये सही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उनके आरोप निराधार हैं। पार्टी में एक सूत्र था पहले दीनदयाल जी उपाध्याय जी के समय से लेकर के, कार्य करे सो कार्यकर्ता और अधिक कार्य करे सो अधिकारी। ज़्यादा काम रात दिन अमित शाह करते हैं, मोदी रात करते हैं, तो स्वाभाविक तौर से हमारी पार्टी के वो अधिकारी हो गए। मोदी जी तो कहते हैं वो तो चौकीदार हैं, अब तो चौकीदार चोर भी हो गया है। नहीं, वो उनकी बड़ी महानता है। उन्होंने कहा, हमने कहा कि भाजपा के संगठन में जब हम लोग बैठते हैं, एमएलए एमपी प्रधानमंत्री हट के बात करते हैं, तो ये कहते हैं जो कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता हैं हम सब लोग, लेकिन ज़्यादा काम करता आदमी तो कहते हैं भैया तुम्हें एक ब्लॉक का हमने अध्यक्ष बना दे, पूरी ब्लॉक देखिए, उसकी कार्य क्षमता और बड़ी होती है, कहा तुम जिला अध्यक्ष बन जाओ, उसे और ज़्यादा कार्य क्षमता हो गई तो उसका प्रदेश संगठन में सब दायित्व होते हैं, कल कोई प्रदेश अध्यक्ष, आजकल कोई दूसरा होगा। तो इस तरह से कोई धरोहर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का श्रेय आदरणीय माननीय मोदी जी को, अमित शाह को जाता है, और इसके पीछे सारे संगठन कार्यकर्ताओं का योगदान है। नहीं, वो तो पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन राफेल मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है, तो उसमें आप कहाँ तक इसको उचित मानते हैं? क्या आपको कहीं ना कहीं ये लगने लग गया है क्या कि राफेल में वाकई घोटाला हुआ है? अगर ये बात आप पार्टी लाइन से हट कर हमें बताइए, आपको क्या लगता है अगर वैद्यनाथ रावत विधायक ना होते तो आज वो क्या सोचते? आरोप लगाना अलग बात है, क्योंकि जो विपक्ष है केवल आरोप पर ही तो जिंदा है, हकीकत पर तो है नहीं। उसके जो समझ में आ जाए वो आरोप लगाते। हमारे यहाँ जब हम सैनिकों पर पाकिस्तान पर हमला करते हो, हमसे सबूत मांगता है, हम जब तो सबूत मांगेगा और कहा कि नहीं तो ये गलत बात है, हाथ तो हमारी गलत बात है। तो विपक्ष केवल नेगेटिव बात करने में ही माहिर है, सकारात्मक काम 65 साल में उसने किया नहीं, और बढ़िया काम होने लगा तो वो गरीबों के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि मोदी आगे रहे और वो गरीबों का भला हो, या भ्रष्टाचार की लड़ाई में तमाम धन माफिया भी मोदी के खिलाफ हैं, और वो हमको लगता है कि जो धन माफिया हैं ये कांग्रेस को, विपक्ष को पूरा धन देते हैं और उससे उनको सहयोग कराते हैं कि जिससे भ्रष्टाचार मुक्त की लड़ाई हमारी फेल हो जाए। तो लेकिन विधायक जी एक बात ही बताइए, 2.5 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आप भी विधायक हैं, तो भाजपा की सरकार के विकास कार्यों से क्या जनता खुश है? इसके बारे में अगर कहा जाए तो विपक्ष का आरोप है कि 2.5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो माहौल बनाया जा रहा था कि कानून व्यवस्था हम बढ़ा देंगे, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, उसको लेकर के अखिलेश यादव हो या मायावती हो या मुलायम सिंह हो, इन लोगों का कहना है, यानी विपक्ष का सीधा तौर पे कहना है कि इस समय प्रदेश में अराजकता का माहौल है और चारों तरफ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट डकैती गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप तो विधायक हैं, जनसेवक हैं, आपका तो पूरा का पूरा अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का या अपनी राय रखने का। तो आपको क्या लगता है प्रदेश में सुधार हुआ है या और अखिलेश के बाद ये प्रदेश सरकार में अराजकता बढ़ी है? एक साथ आपके कई सवाल आ गए, विकास के मुद्दे की बात आ गई। मैं गांव बैठा हूं और 2017 चुनाव से एक दिन पहले की बात अगर कर लें तो मेरे यहाँ 4 घंटे 5 घंटे बिजली आती थी, आज 18 घंटे नाप की बिजली आती है
और मैं विधायक हूँ। हमने एक सिद्धौर में विद्युत उपकेंद्र नया बनवाया, चालू हो गया। एक कोठी में हमने चालू किया, भिलवाल ने नया बनवा के चालू किया। खरसतिया में एक बन रहा है 132 kV का हाथीपुरा जो हैदरगढ़ से नाम से, वो पावर स्टेशन पत्थर लगा गए थे, कागजों में संचालित था, हकीकत में हमने उसको चालू किया और तार खंभे बदले गए। एक एक पुरावा कहीं बाकी नहीं जिस गांव में बिजली नहीं लग गई हो। और अगर एक बीपीएल का परिवार 500 मीटर दूर है तो उसके घर तक तार खंभा लेके गए। तो ये विकास नहीं तो क्या है? ये विकास तो गांव में नहीं हुआ और वहाँ हो रहा है। लेकिन विधायक जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपने राशन कार्ड वाला समस्या है, राशन कार्ड की, अभी गांव में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, चुनाव यात्रा पे निकले हुए हैं। लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि राशन कार्ड बन ही नहीं रहे, राशन नहीं मिल रहा है। किसी के जैसे गरीब लोग हैं जिनके परिवार नहीं है, गरीब महिलाएं हैं, अंगूठा लगाने वाला सिस्टम चल रहा है ना आजकल, उसमें तो बोल रहे हैं अंगूठे के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, तो जो कोटेदार होता है वो वापस कर देता है कि आपका अंगूठा नहीं आ रहा, मैं राशन नहीं दूंगा। तो इस संबंध में लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है कि 10-10 बार हम चक्कर लगाते हैं, वहाँ गरीब लोग पैदल चल के जाते हैं, साइकिल नहीं होती उनके पास में, और फिर भी उनको राशन नहीं मिलता है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि ये क्या ऐसी योजनाएं उचित है? नहीं, जो आपने कहा है, नंबर 1 सस्ते गल्ले का दुकानदार कोटेदार उसी गांव का है, इसलिए दूर चलना नहीं पड़ता। दूसरी बात है, जो मशीन आई है अंगूठा लगाने की, तो ये कहा गया कि अंगूठा जो अंगूठे से पा सकते हैं पा जाएं, और बाकी 25 तारीख के बाद अपना आधार कार्ड ले जाएं और राशन अपना ले आएं। एक ही बार जाना है उनको, दोबारा नहीं। लेकिन ये जो आप अभी ये जो नई बात बता रहे हैं कि 25 तारीख के बाद आधार कार्ड लेकर के जाएं और अपना राशन ले जाएं, ये बात किसी को नहीं पता है। जैसा कि विधायक जी कह रहे हैं कि जिन लोगों को अंगूठा लगाने के बाद भी राशन, अंगूठा ने उनका फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं होता है, उन लोगों के लिए व्यवस्था है कि 25 तारीख के बाद, यानी महीने की 25 तारीख के बाद राशन मिल जाएगा। वो सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं। लेकिन ये जानकारी विधायक जी किसी के पास नहीं है, यानी इसके बाद अगर वो लोग नहीं पहुंचते तो उनका राशन कोटेदार तो ब्लैक कर जाता होगा। एक दाना नहीं बेच सकता, मोदी जी ने यही कहा है, इसीलिए जनता को परेशानी जरूर होती है। नोटबंदी में इसी तरह जनता को परेशानी लगी थी और परेशान थे बड़े लोग। ऐसे कोटेदार केवल भ्रम पैदा करते हैं समाज में कि अंगूठा नहीं आ रहा, नहीं मिलेगा। एक दाना कोटेदार खा नहीं सकता, या तो फिंगरप्रिंट से ले लेगा राशन या आधार कार्ड से। अगर तीनों फेल है तो राशन उसके हिस्से का बचा रहेगा। जैसा कह रहे हैं कि कोई राशन कार्ड, लेकिन विधायक जी ने जो बातें कही, बहुत बड़ी बातें कही इन्होंने कि मोदी सरकार जो है वो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग है और प्रदेश की सरकार वो भी विकास कार्यों को लेकर के काफ़ी सजग है और उनके कार्यों से विधायक जी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन विधायक जी, आपको टिकट क्यों नहीं मिला? लोकसभा चुनाव में आप इतने बड़े नेता थे, सीनियर नेता थे, आपको टिकट मिलना चाहिए था। जैसे उपेंद्र रावत जी हैं, वो भी सिटिंग एमएलए ही है, आप भी तो एमएलए थे, आपको टिकट मिल जाना चाहिए था। हमने तो यही कहा कि हम तो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं। जो कार्यकर्ता के अंदर भी ये जुनून होता है ना कि मैं इस बड़े पद पे जाऊं, तो क्या आपके अंदर कभी वो जुनून नहीं आया कि आप पार्टी लाइन से हट करके अपने लिए बात करें? हमने कहा मैं स्वयं सेवक हूं, कार्यकर्ता छोटा हूं। लालसा क्यों हो, जब पार्टी मेरे बारे में स्वयं अच्छा सोचती है, हमको बोला कि हमको टिकट दिया, हमको एमएलए बनाया, हमको मंत्री बनाया, सांसद बनाया, बिना लालसा के हमको सब कुछ मिला, तो हम पार्टी की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। टिकट दे देंगे तो जनता हमारे साथ है। अगर हमको नहीं मिला, जिसको लड़ाते हैं, पूरी ताकत के साथ हम उसको जिताएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र से विधायक बैजनाथ रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो सिर्फ पार्टी के एकमात्र कार्यकर्ता हैं। उनकी कोई लालसा नहीं है, ना उनको सरकार या सरकार के पैसे से कोई लेना देना है। वो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। और ऐसी सादगी, जैसा कि आपने पूरे हमारी बातचीत के दौरान देखी, लोगों से जाना और पूरी तरह से देखा कि वो चारा काट रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं, और आज भी वो एक लुंगी और बनियान में टहल रहे हैं और एक बार के मंत्री रह चुके हैं, एक बार के विधायक रह चुके हैं। ऐसा शायद भारतीय राजनीति में अब बड़े ही लोग दिखेंगे। और इंडिया न्यूज़ 81 की टीम की तरफ से ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे विधायक के पास पहुंचे और आज हमने देखा कि ये राजनीति, भारतीय राजनीति का ये सबसे उच्चतम शिखर है, या ये कहें कि भारतीय लोकतंत्र का ये सबसे अच्छा परिदृश्य आपको देखने को मिल रहा है कि आज भी हमारे बीच में ऐसे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 81 और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।